हेलो फ्रेंड्स। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहां हान नाम का एक बच्चा कंप्यूटर पे काम कर रहा था। तो उसका असिस्टेंट कहता है, बॉस, अलग अलग कंट्रीज के हैकर ने हमारे नेटवर्क पे अटैक कर दिया है। अगर 3 मिनट के अंदर अंदर इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं किया तो हमारा सर्वर डाउन हो जाएगा। इस पर हान कहता है, मैं उनके लिए एक जाल बिछा रहा हूँ। अब वो कभी भी किसी का कंप्यूटर हैक नहीं कर पाएंगे। और यहाँ 3 मिनट के अंदर अंदर ही हान उन हैकर्स के कंप्यूटर को ब्लॉक करके अपने नेटवर्क को सिक्योर कर लेता है। तभी दूसरे कंप्यूटर में एक पर्सन का फोटो दिखता है जिसे देख के असिस्टेंट कहता है, मैंने इस पर्सन को ढूंढने का बहुत ट्राई किया और आपने तो इसे इतना जल्दी ढूंढ लिया। या हान कहता है, डैडी, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया। इसके बाद हॉस्पिटल में शाम नाम का बच्चा पेशेंट को ट्रीट कर रहा था। तभी नर्स कहती है, पेशेंट की हेल्थ रिकवर हो रही है, ये तो चमत्कार हो गया। यहाँ सभी डॉक्टर्स शान को थैंक यू कहते हैं। इसके बाद वो बाहर आता है और कहता है, मुझे थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको जो चेक करने के लिए कहा था, क्या आपने उसे चेक किया? तो डॉक्टर कहते हैं, आपने जो सैंपल दिए थे उसके अकॉर्डिंग उस पर्सन का डीएनए आपके साथ मैच करता है। तो शान उस रिपोर्ट को देखते हुए कहता है, इसका मतलब यही मेरे डैडी है। आगे एक छोटी लड़की जीनी को दिखाया जाता है जो वॉयलिन प्ले कर रही थी। उसका म्यूजिक सुन के सभी लोग बातें करने लगते हैं और कहते हैं, ये छोटी बच्ची तो वाकई बहुत कमाल है, इसने तो इतने डिफिकल्ट म्यूजिक को इतनी छोटी सी एज में ही कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जीनी वो कंपटीशन जीत जाती है तो होस्ट उसे स्पीच देने के लिए कहती है। यहाँ जीनी कहती है, डैडी, अगर आपको मेरा मैसेज मिल जाए तो मुझसे कांटेक्ट करें। इसके बाद जॉन नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसे असिस्टेंट कहता है, बॉस, हमारी कंपनी की सेलिंग बहुत कम हो चुकी है और कंपनी की स्टॉक प्राइसेस भी नीचे आ चुकी हैं, इसलिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जल्द ही मीटिंग बुलाई है। इस पर जान कहता है, टेंशन मत लो, मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है और ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इससे हम कंपनी के शेयर्स को वापस परचेज कर सकते हैं। आगे एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ इस ड्रामा की हीरोइन ईशा 8 साल बाद वापस चाइना आती है और वो चारों बच्चे भी इसी के हैं। या वो अपने बच्चों से कहती है, हम चाइना मेरी सिस्टर से मिलने आए हैं, इसलिए तुम यहाँ ज्यादा बदमाशी मत करना। तभी शान पूछता है, मम्मी, क्या हम यहाँ पे डैडी से मिल सकते हैं? ईशा कहती है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जब सही टाइम आएगा तो मैं तुम्हें तुम्हारे डैडी के बारे में बता दूंगी। तभी वो बच्चे कहते हैं, मम्मी, हमें सुसु लगी है, जल्दी से हमें वॉशरूम लेके चलो। तो ईशा जीनी को वहीं रुकने का बोल के इन तीनों को वॉशरूम ले जाती है। तभी यहाँ एक कार में इस ड्रामा के हीरो मिस्टर वू की एंट्री होती है, जिसे देख के जीनी कहती है, अरे वाह, मेरे डैडी तो काफी हैंडसम है। ये कह के वो अपना सामान लेके उसी तरफ भागती है। इधर मिस्टर फू अपने असिस्टेंट के साथ मीटिंग के बारे में बात कर रहा था। तभी जीनी डैडी डैडी करते हुए उसके पास आती है। तब मिस्टर फू कहता है, मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ, लगता है तुम अपने पेरेंट्स से खो गई हो। उसे बात करते हुए देख के असिस्टेंट सोचता है, ये हमारा टेबल बॉस इस बच्ची को देख के इतना स्माइल क्यों कर रहा है, क्या मैं कुछ सपना देख रहा हूँ? तभी जीनी कहती है, आप ही मेरे डैडी हैं और मेरा नाम जीनी है। तो मिस्टर फू असिस्टेंट को जीनी के पेरेंट्स को ढूंढने के लिए कहता है, तो वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर ईशा जब अपने बच्चों के साथ वहाँ आती है तो जीनी को यहाँ न देखकर वो टेंशन में आ जाती है। तभी वो एक गार्ड से कहती है, मेरी डॉटर कहीं खो गई है, प्लीज आप मेरे बच्चों का ध्यान रखना। इसके बाद ईशा उन सभी को यहीं रुकने का बोल के जीनी को ढूंढने निकल जाती है। बहुत ढूंढने पर भी जब जीनी उसे नहीं मिलती तो वो एक जगह बैठ के रोने लगती है। तभी पीछे से मिस्टर फू जीनी के साथ वहाँ आता है और कहता है, क्या यह आपकी बच्ची है? उसे देख के ईशा जीनी की केयर करने लगती है। इसके बाद वो मिस्टर फू को थैंक यू कहती है। तभी उसे देख के मिस्टर फू हैरान हो जाता है। यहाँ ईशा भी उसे पहचान लेती है। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर फू नशे की हालत में था। तभी ईशा वहाँ आती है। उसे देख के वो पूछता है, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? तो ईशा उसके पास आकर कहती है, मुझे किसी ने नशे की मेडिसिन दी है, प्लीज मेरी हेल्प करो। मिस्टर फू कहता है, मैं खुद नशे की हालत में हूँ तो तुम प्रॉब्लम में पड़ सकती हो, इसलिए यहाँ से चली जाओ। तो ईशा कहती है, माफ करना, लेकिन मुझे अपनी सिस्टर को सेव करने के लिए आज रात यहीं रहना होगा। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। तभी मिस्टर फू प्रेजेंट में सोचता है, जिसे मैं 8 ईयर से ढूंढ रहा हूँ, फाइनली वो आज मुझे मिल ही गई। इसके बाद वो ईशा से कहता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं डैड बनने वाला हूँ। ईशा कहती है, ये आप क्या बोल रहे हैं, ये आपकी डॉटर नहीं है। इस पे मिस्टर फू कहता है, अगर ये मेरी डॉटर नहीं है तो फिर किसकी डॉटर है? ईशा कहती है, मेरी डॉटर के फादर अभी यहाँ आते ही होंगे। तभी वहाँ मिस्टर सुहान आता है और ईशा से पूछता है, ये पर्सन कौन है? यहाँ ईशा थोड़ी टेंशन में होती है और उसे कुछ इशारा करती है तो सुहान सब कुछ समझ जाता है।
इसके बाद ईशा कहती है जीनी कहीं खो गई थी और इन्होंने ही इसे ढूंढने में मेरी हेल्प की। इस पर सुहान मिस्टर फू को थैंक यू कहता है। इसके बाद वो दोनों जीनी को लेके वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ मिस्टर फू सोचता है मैं 8 ईयर से इस लड़की को ढूंढ रहा था पर इसने तो किसी और से ही मैरिज कर ली। ये सोच के वो अपसेट हो जाता है। आगे ईशा जीनी को लेके अपने बच्चों के पास आती है तो हान पूछता है तुम कहाँ चली गई थी? तो जीनी कहती है मैंने डैडी को ढूंढ लिया है। ये सुन के वो सभी खुश हो जाती हैं। यहाँ जान पूछता है क्या हमारे डैडी हैंडसम है? जीनी कहती है हाँ हमारे डैडी तो इस वर्ल्ड में सबसे हैंडसम है। तभी ईशा जीनी से कहती है तुम क्या फालतू की बातें कर रही हो? आगे से कभी भी इस तरीके से कहीं मत जाना। आज तो मेरी जान ही निकल गई थी। तो जीनी कहती है ठीक है मम्मी, मैं आगे से आपको बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगी। तभी शान पूछता है मम्मी वैसे आपने बताया नहीं हमारे डैडी कौन है? ईशा कहती है जब सही टाइम आएगा तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। अब जल्दी से घर चलो, तुम्हारे सुहान अंकल हमें यहाँ लेने आए हैं। तभी ईशा को हॉस्पिटल से कॉल आता है और नर्स उसे बताती है लियोन की कंडीशन काफी खराब है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। तो ईशा सुहान से कहती है तुम बच्चों को घर ले जाओ, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और शान भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। आगे जब वो दोनों हॉस्पिटल में बैठे होते हैं तभी डॉक्टर लियोन को लेके बाहर आते हैं। तो ईशा डॉक्टर से लियोन की हेल्थ के बारे में पूछती है। डॉक्टर कहते हैं पेशेंट की अभी भी सर्जरी हुई है, अब वो खतरे से बाहर है, हम इन्हें नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, आप इन्हें वहीं मिल सकती है। इस पर ईशा डॉक्टर को थैंक यू कहती है। आगे ईशा जब रिसेप्शन पे बिल पे कर रही थी तभी उसके पीछे एक ओल्ड लेडी जा रही थी जिसकी तबीयत काफी खराब थी और जैसे वो गिरने वाली थी तो ईशा जाके उन्हें पकड़ लेती है और पूछती है आप यहाँ अकेले क्या कर रही हैं? वो कहती है मुझे प्यास लग रही थी और मेरे रूम में कोई नहीं था इसलिए मैं पानी लेने आ गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अब मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं देगी। इस पर ईशा कहती है आप अपने रूम में जाके रेस्ट करिए, मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ। आगे ईशा उस ओल्ड लेडी के रूम में होती है और कहती है ग्रैंडमा आपको अच्छे से रेस्ट करना चाहिए, मैं जल्दी वापस आपसे मिलने आऊंगी। तभी शान कहता है मम्मी क्या मैं ग्रैंडमा का ध्यान रख सकता हूँ? इस पर ईशा उसे हाँ कर देती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ ग्रैंडमा कहती है तुम भी उतने ही अच्छे हो जितनी तुम्हारी मॉम है। इस पर शान कहता है ग्रैंडमा अब मैं यहाँ आ गया हूँ, आप और मेरी आंट दोनों जल्द ही ठीक हो जाएंगे। तभी उसे देख के ग्रैंडमा सोचती है ये बच्चा मुझे मेरे ग्रैंडसन की तरह क्यों लग रहा है। इधर जब ईशा बाहर आती है तभी उसके सामने इस ड्रामा की विलेन शाओली आती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस आदमी को मैं लाइक करती थी तुमने उसे मुझसे छीन लिया और तो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि पैसे लेने के बाद इस कंट्री में वापस कभी नहीं आओगी, फिर तुम यहाँ क्या लेने आई हो? ईशा कहती है मेरी सिस्टर सच में बीमार है, मैं उसे यहाँ देखने आई हूँ। शाओली कहती है ऐसा भी क्या हो गया तुम्हारी सिस्टर के साथ, वो मरी तो नहीं है ना? ये सुन के ईशा गुस्से में कहती है तुमने कहा था तुम मेरी सिस्टर का ट्रीटमेंट करवाओगी, इसलिए मैं इतने सालों से चाइना वापस नहीं आई। तुम्हारी वजह से ही हम दोनों सिस्टर को एक दूसरे से दूर रहना पड़ा। अभी मेरी सिस्टर की हेल्थ बहुत खराब है इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। ये सुन के शाओली कहती है लगता है फॉरेन में रहकर तुम ज्यादा ही बोल्ड हो गई हो। तो ईशा कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं अभी भी तुमसे डरती हूँ? उन दोनों की आवाज अंदर ग्रैंडमा भी सुन लेती है। तो शान कहता है ग्रैंडमा आप रेस्ट करिए, मैं अभी बाहर जाके देखता हूँ। इधर शाओली जैसे ही ईशा को थप्पड़ मारने वाली होती है तो ईशा उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी शान बाहर आके शाओली का हाथ काट लेता है। उसे देख के शाओली सोचती है ये लड़का मिस्टर फ्यू की तरह क्यों लग रहा है, कहीं ये 8 साल पहले उस रात की वजह से तो नहीं हुआ? तो वो ईशा से पूछती है कि ये मिस्टर फ्यू का चाइल्ड है। तभी ग्रैंडमा भी बाहर आके उनकी बात सुन लेती है और कहती है क्या ये फू का चाइल्ड है? इस पर ईशा ग्रैंडमा को मना करते हुए कहती है ये मिस्टर फू का चाइल्ड नहीं है। तभी शाओली कहती है अरे ग्रैंडमा ये मिस्टर फू का चाइल्ड कैसे हो सकता है? ये बात सुन के ईशा सोचती है इसका मतलब ग्रैंडमा मिस्टर फू को जानती है, अब मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। यहाँ शान को देख के ग्रैंडमा सोचती है ये मुझे इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है, कहीं ये सच में मेरा ग्रैंडसन का चाइल्ड तो नहीं? इसके बाद वो मिस्टर फू को कॉल करके कहती है मुझे तुम्हारा चाइल्ड मिल गया है, जल्दी से हॉस्पिटल में आओ। ये सुन के ईशा कहती है ग्रैंडमा ये मिस्टर फू का चाइल्ड नहीं है। इस पर ग्रैंडमा कहती है प्लीज तुम मुझे गलत मत समझो, मैं बस एक बार खुद को सेटिस्फाई करना चाहती हूँ, आई होप तुम मुझे समझोगी। ये कह के वो खांसने लगती है तभी उनको ब्लीडिंग होने लगती है। तो ईशा डॉक्टर को लेने चली जाती है। यहाँ शान ग्रैंडमा को अंदर ले आता है तो ग्रैंडमा कहती है तुम वाकई में बहुत अच्छे हो, कितना अच्छा होगा अगर तुम ही मेरे ग्रैंडसन के चाइल्ड हो।
तभी शाओली अंदर आकर ग्रैंडमा की केयर करने लगती है और कहती है ये बच्चा भले ही मिस्टर फू की तरह लगता है, लेकिन मिस्टर फू का ऐसा जंगली बच्चा कभी भी नहीं हो सकता। ये सुनकर ग्रैंडमा गुस्सा करते हुए कहती है तुम ये क्या बकवास कर रही हो, इतने अच्छे बच्चे को तुम जंगली कैसे कह सकती हो। शाओली कहती है ग्रैंडमा आपको नहीं पता, लेकिन ये ईशा बहुत मिस्टीरियस है। ग्रैंडमा कहती है ईशा बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसके बारे में उल्टा सीधा मत कहो। तभी मिस्टर फू वहाँ आता है और शान को देख के सोचता है ये बच्चा तो बिल्कुल मेरी तरह ही लग रहा है। तभी ईशा वहाँ डॉक्टर को लेके आती है तो ग्रैंडमा कहती है मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से चले जाओ। तो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तभी मिस्टर फू ईशा से पूछता है क्या ये सच में मेरा सन है। वो कहती है अरे नहीं नहीं, ये आपका सन नहीं है। तभी ग्रैंडमा कहती है मैंने ऑलरेडी तुम दोनों का डीएनए टेस्ट करवा लिया है, थोड़ी देर में रिजल्ट आने वाला है। तो मिस्टर फू ईशा का हाथ पकड़ के कहता है अगर ये मेरा सन हुआ तो मैं तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ और मैं तुमसे अभी के अभी मैरिज कर लूंगा। तभी हॉस्पिटल का एक स्टाफ ग्रैंडमा को डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट देता है और जैसे ही मिस्टर फू रिपोर्ट देखता है तो कहता है ईशा तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, अब तुम्हारा गेम ओवर हो चुका है। शान मेरा चाइल्ड नहीं है, फिर तुमने ग्रैंडपा को मिसलीड क्यों किया। जहाँ ईशा सोच में पड़ जाती है तो वो कहता है अब मेरे सामने इनोसेंट बनने की कोई जरूरत नहीं है। तो ईशा भी हैरान होकर वो रिपोर्ट देखने लगती है। यहाँ शाओली ग्रैंडमा से कहती है इसने मिस्टर फू के करीब आने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाई। यहाँ ईशा सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब ग्रैंडमा एक डॉक्टर को डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल देती है तो इन्हें बाहर से शाओली भी देख लेती है और उसने ही ये सैंपल चेंज किए थे। तभी प्रेजेंट में शाओली मिस्टर फू से कहती है आप घर चले जाइए, मैं ग्रैंडमा का ध्यान रखती हूँ। तो मिस्टर फू वहाँ से चला जाता है। तभी शाओली ईशा से कहती है अभी के भी अपने सन को लेके यहाँ से चले जाओ, अगर तुम्हारी वजह से मिस्टर फू के साथ मेरी मैरिज कैंसिल हुई तो मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को नहीं छोड़ूंगी। तो ईशा शान को लेके वहाँ से चली जाती है। जब वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर आते हैं तो सुहान जिनी के साथ बाहर ही खड़ा था। यहाँ शान पूछता है अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं। सुहान कहता है जिनी घर पे बोर हो रही थी इसलिए मैं उसे यहाँ लेके आ गया। उन्हें देख के मिस्टर फू ड्राइवर को घर चलने के लिए कहता है। इधर ईशा जिनी से कहती है तुम आजकल मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो। जिनी कहती है मम्मी मैंने कुछ भी नहीं किया है, अंकल ही यहाँ आना चाहते थे और आंट से मिलना चाहते थे। ये सुन के मिस्टर फू ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहता है और ईशा के पास जाके पूछता है आखिर तुम कब तक मुझसे तुम्हारे सीक्रेट्स छिपाने वाली हो, मुझे सच सच बताओ ये बच्चे किसके हैं। सुहान कहता है तुम गलत समझ रहे हो, ये मेरे ही बच्चे हैं। ये सुनकर मिस्टर फू उस पर गुस्सा करने लगता है। तो ईशा कहती है 8 इयर्स पहले मैंने बर्थ कंट्रोल पिल्स ली थी, इसलिए ये बच्चे आपके नहीं हैं और मैं जो भी कह रही हूँ वो सच है। ये सुनकर मिस्टर फू वहाँ से चला जाता है। तभी सुहान ईशा से कहता है क्या तुम बच्चों के फादर को इनके बारे में नहीं बताओगी। यहाँ ईशा सोचती है मेरी खुद की प्रॉब्लम्स कम नहीं है। तभी उसे शाओली की बात याद आती है जिसने इसे मिस्टर फू को कुछ भी ना बताने की धमकी दी थी। इवनिंग में शान छिपते छिपाते हुए मिस्टर फू की कंपनी में पहुंच जाता है। इसके बाद वो मिस्टर फू के केबिन में जाके बैठ जाता है। उसे देख के मिस्टर फू पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो शान उसे कुछ पेपर्स दिखाता है जिन्हें देख के वो हैरान हो जाता है क्योंकि ये डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट थी जो कि पॉजिटिव थी। और वो शान से पूछता है क्या ये सब सच है। शान कहता है हाँ ये सच है, मैं आपका बायोलॉजिकल चाइल्ड हूँ और लास्ट टाइम उस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के साथ किसी ने छेड़छाड़ की थी। अगर आप चाहे तो हम फिर से टेस्ट करवा सकते हैं। मिस्टर फू कहता है मुझे तुम पर बिलीव है। इसके बाद वो ईशा को कॉल करके कहता है शान अभी मेरे ऑफिस में है, अगर तुम मुझसे देखना चाहती हो तो जल्दी से यहाँ आ जाओ। यहाँ वो अपने सन को देख के काफी खुश होता है। थोड़ी देर बाद जब ईशा ऑफिस आती है तो मिस्टर फू से डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट देखने के लिए कहता है, जिसे पढ़ के वो पूछती है आपको ये रिपोर्ट किसने दी। मिस्टर फू कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये रिपोर्ट मुझे किसने दी, फर्क इससे पड़ता है कि शान मेरा सन है। अब मैं तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, मैं तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ। इसके बाद वो जीनी के बारे में पूछता है तो ईशा सोचती है मिस्टर फू को शान के बारे में पता चल गया, लेकिन मैं इसे बाकी के बच्चों के बारे में पता नहीं चलने दूंगी। तो वो कहती है जीनी तुम्हारी डॉटर नहीं है, वैसे भी जीनी और शान अलग अलग जगह पैदा हुए थे, अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप चेक करवा सकते हैं। इसके साथ ही वो इससे मैरिज करने के लिए मना कर देती है। तो मिस्टर फू इससे इसका रीजन पूछता है। वो कहती है क्योंकि मैंने मिस्टर सुहान से मैरिज कर ली है और वो ही जीनी के फादर हैं। ये सुनकर मिस्टर फू शान को वहाँ से ले जाने लगता है। तो ईशा कहती है आप मेरे सर को ऐसे ही नहीं ले जा सकते, इतने सालों से मैं ही इसका ध्यान रख रही हूँ। इस पर मिस्टर फू कहता है
तुम इसकी मदर हो, लेकिन तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम्हारा बच्चा कहाँ पर है और ये अकेले ही मुझसे मिलने आ गया, इसलिए मैं अपने सन को तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ सकता। ये सुन के ईशान कहता है, डैडी इसके लिए मम्मी को ब्लेम मत करो, ये हमारा अच्छे से ध्यान रखती है, ये सब मेरी ही गलती है जो मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ मिस्टर फू कहता है, तुमने 8 सालों से मेरे सन को मुझसे दूर रखा, लेकिन अब तुम्हें वापस मेरे पास आके अपनी लाइफ अच्छे से जीना चाहिए, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तभी ईशा को हॉस्पिटल से सुहान का कॉल आता है जो कहता है लियोन की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। तो ईशा मिस्टर फू को शान का ध्यान रखने का बोल के वहाँ से जाने लगती है। तो मिस्टर फू से रोक के कहता है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ, वैसे भी मेरी ग्रैंड माँ उसी हॉस्पिटल में है। तो वो तीनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। हॉस्पिटल में ईशा लियोन से कह रही होती है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी हेल्थ जल्दी ठीक हो जाएगी। इस पर लियोन कहती है, हाँ अब तुम आ गई हो तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। इसके बाद डॉक्टर उसे ओटी में ले जाते हैं। यहाँ ईशा और सुहान बाहर वेट के ऑपरेशन खत्म होने का वेट करने लगते हैं। तो मिस्टर फू भी शान के साथ वहाँ आ जाता है। तभी डॉक्टर ओटी से बाहर आके कहता है, अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। इसके बाद वो ईशा को लियोन की मेडिसिन के बारे में बताने के लिए अपने केबिन में ले जाता है। आगे सुहान लियोन के पास बैठा होता है तो वो कहती है, एक सीक्रेट है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, काफी टाइम से मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही थी पर मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई। इस पर सुहान कहता है, मेरे पास भी एक सीक्रेट है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। एक्चुअली मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन तुम हमेशा मुझे तुम्हारे ब्रदर की तरह ही ट्रीट करती हो। इस पर लियोन कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। काफी टाइम पहले ही मैं तुम्हें बताना चाहती थी पर मेरी हेल्थ कंडीशन की वजह से मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। मुझे डर था कहीं मेरी वजह से तुम परेशान ना हो जाओ। तो सुहान उसका हाथ पकड़ के कहता है, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हें ही लाइक करूंगा। ये सुन के लियोन स्माइल करने लगती है। तभी मिस्टर फू वहाँ आके सुहान का कॉलर पकड़ के कहता है, तुम ईशा के हस्बैंड हो, फिर उसकी सिस्टर के साथ अफेयर कैसे कर सकते हो, तुम तो बहुत बेशर्म निकले। यहाँ दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो सुहान कहता है, तुम तो मेरे से भी ज्यादा बेशर्म हो जो ईशा को बच्चों के साथ अकेला छोड़ दिया। ये सुन के मिस्टर फू कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तभी ईशा वहाँ आके उन दोनों को फाइट करने से रोकती है। यहाँ लियोन भी सुहान को फाइट ना करने के लिए कहती है। तो सुहान फाइट रोक के लियोन की केयर करने लगता है और कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं एकदम ठीक हूँ। इन दोनों को देख के मिस्टर फू कहता है, तुम अपनी ही वाइफ के सामने अपने सिस्टर इन लॉ की इतनी केयर कैसे कर सकते हो। ईशा कहती है, मिस्टर फू क्या आप पागल हो गए हैं। तभी लियोन कहती है, ये आप क्या बोल रहे हैं, सुहान की तो कोई वाइफ ही नहीं है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये सुन के मिस्टर फू हैरान होते हुए पूछता है, क्या ये सच में तुम्हारे जीजाजी नहीं है। लियोन कहती है, हाँ ये मेरे जीजाजी नहीं है, दरअसल 8 इयर्स पहले मेरी सिस्टर ने 4 बच्चों को जन्म दिया था, मैं हॉस्पिटल में हूँ इसलिए सुहान उनका ध्यान रखता है। ये सुन के मिस्टर फू ईशा से कहता है, मेरे बाकी के 2 बच्चों के साथ क्या हुआ। ईशा कहती है, मेरे केवल 2 ही बच्चे हैं, मेरी सिस्टर काफी टाइम से बीमार है इसलिए उसका मेमोरी लॉस हो चुका है। तभी बाहर से आवाज आती है, मम्मी हम आंट को देखने के लिए आ गए। यहाँ खान और जान दोनों रूम के बाहर ही खड़े थे। ये सुन के मिस्टर फू हैरान हो जाता है। तभी शान आके अपने भाइयों को चुप कराता है। तो मिस्टर फू बाहर आके देखता है पर वहाँ कोई नहीं था। तो वो अंदर चला जाता है और गुस्से में ईशा से पूछता है, मेरे बाकी के दोनों बच्चों के साथ क्या हुआ। यह देख के लियोन कहती है, मेरी सिस्टर को जाने दो, और तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तो ईशा कहती है, मिस्टर फू उस रात जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, अब आपकी एक फियांसे है और वो बाकी के दोनों बच्चे मेरे दूसरे हस्बैंड के हैं, क्या अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है। मिस्टर फू कहता है, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। इसके बाद अपने असिस्टेंट को कॉल करके ईशा और उसके 4 बच्चों के बारे में पता करने को कहता है। ये सुन के ईशा सोचती है, अगर मिस्टर फू को मेरे 4 बच्चों के बारे में पता चल गया तो वो उन सभी को मुझसे छीन लेगा। तभी मिस्टर फू कहता है, मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, अगर तुम मुझे सब कुछ सच बता दोगी तो मैं तुम्हें अपने बच्चे से मिलने की परमिशन दे सकता हूँ, वरना आगे जो कुछ भी होगा उसके लिए तुम रेडी रहना। तो ईशा कहती है, ठीक है मैं सच बताने के लिए रेडी हूँ। तभी मिस्टर फू को असिस्टेंट का कॉल आता है जो कहता है, बाकी के तीनों बच्चे आपके सन से 1 साल छोटे हैं। ये सुन के वो हैरान हो जाता है। तभी ईशा सोचती है, ये सब क्या हो रहा है, वो चारों तो एक ही टाइम पे पैदा हुए थे, फिर इस बारे में गलत न्यूज कौन फैला रहा है। बाहर उन तीनों बच्चों को देखकर लगता है कि ये काम उन्होंने ही किया है। तभी शान कहता है, मम्मी नहीं चाहती कि डैडी को तुम तीनों के बारे में पता चले, इसलिए हमें अभी उनसे इस बात को छुपाना होगा। इसके बाद वो तीनों रूम के बाहर कान लगा के सुनने लगते हैं।
अंदर ईशा मिस्टर फू से कहती है, अब तो आपके असिस्टेंट ने भी सब कुछ पता कर लिया, अब तो आप सेटिस्फाइड है ना? मिस्टर फू कहता है, अगर मुझे पता चला कि ये सब झूठ था तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुन के सुहान को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे धमकी देने की? तो मिस्टर फू से मारते हुए कहता है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद वो शान को अपने साथ ले जाने की बात कहता है तो ईशा उससे ऐसा ना करने को कहती है। तभी शान वहाँ आके कहता है, मम्मी डैडी आप दोनों फाइट क्यों कर रहे हैं? तो ईशा कहती है, शान हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं, बस हम दोनों तो एक बात को लेके एग्री नहीं हो रहे हैं। तभी शान कहता है, मम्मी सभी बच्चों के डैडी है, मुझे भी अपना डैडी चाहिए, मैं कुछ टाइम अपने डैडी के साथ रहना चाहता हूँ। तो ईशा भी उसे मिस्टर फू के साथ रहने के लिए मान जाती है। इसके बाद मिस्टर फू शान को लेके वहाँ से चला जाता है। आगे घर पे वो तीनों बच्चे बैठ के बात कर रहे थे। तभी जीनी पूछती है, क्या शान डैडी के घर चला गया? इसका मतलब फ्यूचर में वो हमसे अलग हो जाएगा। हान कहता है, क्या तुम हमेशा तक डैडी के साथ नहीं रहना चाहती थी? इस पर जीनी कहती है, मैं डैडी के साथ रहना तो चाहती हूँ लेकिन मम्मी को नहीं छोड़ना चाहती। वो कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है। ब्रदर शान वहाँ जा चुका है, अब हमें मॉम डैड को मिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद जॉन ईशा को कॉल करता है और अपनी आवाज़ चेंज करके कहता है, आपने सुजू कंपनी का इंटरव्यू पास कर लिया है, अब आपको कल से ही कंपनी में आना होगा। ये सुन के ईशा खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे ईशा कंपनी में जाती है और मैनेजर को इस जॉब के लिए थैंक यू कहती है। इस पर मैनेजर कहता है, मिस ईशा ये जॉब खुद हमारे चेयरमैन ने आपको ऑफर की है। वो कहती है, बट मैं तो चेयरमैन को जानती भी नहीं हूँ, फिर भी उन्होंने मेरे लिए इतना सब कुछ कैसे किया? मैनेजर कहता है, चेयरमैन के बारे में सब सीक्रेट है, कंपनी में अभी तक किसी ने भी उन्हें नहीं देखा है, वैसे आपको केवल चेयरमैन की इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। इसके बाद उसे एक फाइल देते हुए कहता है, आपको फूजी ग्रुप को एक्वायर करना है। फाइल पढ़कर ईशा सोचती है, ये तो मिस्टर फू की कंपनी है और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मिस्टर फू, जब हमारी कंपनी आपकी कंपनी को एक्वायर कर लेगी तब मैं भी देखती हूँ आप मुझसे कैसे कम्पीट करेंगे। ये सोच के वो स्माइल करने लगती है। आगे ईशा मिस्टर फू की कंपनी में आके उसे पेपर्स देते हुए कहती है, मैं सोजू ग्रुप की मैनेजर हूँ और आज यहाँ आपकी कंपनी को एक्वायर करने आई हूँ। तो मिस्टर फू उस फाइल को पढ़ के हंसने लगता है और कहता है, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी कंपनी की नेटवर्थ $2 बिलियन है, जिससे तुम फूजी ग्रुप का एक डिपार्टमेंट भी एक्वायर नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें फूजी ग्रुप को एक्वायर करने का सपना छोड़ देना चाहिए। अगर तुम रिच होना चाहती हो और अपने बच्चों के पास वापस जाना चाहती हो तो मुझसे मैरिज कर लो। ये सुन के ईशा कहती है, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, अब आप देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। घर पर तीनों बच्चे उन दोनों का वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे थे तो जीनी कहती है, ब्रदर तुमने तो कहा था कि मॉम डैड साथ में रहेंगे, लेकिन डैडी तो फिर से मम्मी को बुली कर रहे हैं। हाथ कहता है, ये सब मेरी ही गलती है, मैंने डैडी की केवल डोमेस्टिक कंपनी की इंफॉर्मेशन चेक की, लेकिन उनकी ओवरसीज फंड के बारे में मुझे नहीं पता था। तो जीनी कहती है, अब क्या करेंगी? तो हान कुछ सोचते हुए कहता है, डैडी को मम्मी से सॉरी कहना चाहिए। इसके बाद हान लैपटॉप पे कुछ टाइप करने लगता है और कहता है, काम हो चुका है, अब तुम देखते जाओ क्या होता है। कंपनी में असिस्टेंट मिस्टर फू के पास आके कहता है, बॉस हमारी कंपनी के फाइनेंशियल सिस्टम को किसी ने हैक कर लिया है। तभी दूसरी एम्प्लॉय आके कहती है, हमारे सिस्टम का नेटवर्क डाउन हो चुका है। तभी तीसरा एम्प्लॉय आके कहता है, हमारी कंपनी का कम्युनिकेशन सिस्टम अवेलेबल नहीं है। ये सब सुन के मिस्टर फू हैरान हो जाता है और असिस्टेंट से कहता है, ये सब क्या चल रहा है, जल्दी से जाओ और चेक करो। तो वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ मिस्टर फू सोचता है, ईशा मुझे धमकी देके गई थी, क्या ये सब उसी ने करवाया है? तभी उसका असिस्टेंट भागते हुए आता है और कहता है, हमें उस हैकर का IP एड्रेस मिल चुका है और वो सुजू कंपनी से है। इसके बाद वो जैसे ही सुजू कंपनी में जाने लगता है तभी शाओली वहाँ आके मिस्टर फू को ईशा के खिलाफ भड़काने लगती है और उसके साथ चलने को कहती है। मिस्टर फू कहता है, तुम्हें कंपनी की मैटर्स में घुसने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ शाओली गुस्से में कहती है, ईशा तुम्हारी वजह से 8 साल पहले मिस्टर फू मुझसे दूर हो गया, अगर उस रात तुम्हारी जगह मैं होती तो आज मिस्टर फू की वाइफ होती। अब तुम देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। आगे वो दोनों ईशा के केबिन में आते हैं। यहाँ मिस्टर फू ईशा पे गुस्सा करते हुए कहता है, तुमने मेरी कंपनी के इंटरनल सिस्टम को हैक कर लिया, क्या तुमने जो कुछ भी किया वो ठीक था? ये सुन के ईशा कहती है, आप क्या बकवास कर रहे हैं, मैं क्यों आपकी कंपनी के सिस्टम को हैक करवाऊंगी? मिस्टर फू कहता है, अब मेरे सामने इनोसेंट बनने का नाटक मत करो, मैंने तुम्हारी जैसी औरत कहीं नहीं देखी। ये सुन के ईशा कहती है, तुम कौन से दूध के धुले हुए हो
और वैसे भी जब मैंने कह दिया कि ये सब मैंने नहीं किया, मतलब नहीं किया, ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है तो मिस्टर फू उसे रोकते हुए कहता है, मेरे सामने ज्यादा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है और जल्दी से मेरी कंपनी के सिस्टम को रिलीज करवाओ। ये कह के वो उसे अपने क्लोज कर लेता है। इन दोनों को इतना करीब देख के शाओली उन्हें दूर करते हुए ईशा से कहती है, तुम मिस्टर फू को इतना गुस्सा क्यों दिला रही हो और तुम्हें ये सब करके क्या मिल रहा है? ईशा कहती है, जब मैंने कह दिया कि ये सब मैंने नहीं किया तो फिर तुम क्यों पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ी हो? ये सुन के शाओली मिस्टर फू के सामने भोली बनने का नाटक करने लगती है। तो ईशा कहती है, तुम्हें मेरे सामने मिस्टर फू से इतना चिपकने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम काफी सालों से मिस्टर फू को फॉलो कर रही हो, तुम केवल उसके फियांसे हो। ये सुन के शाओली मिस्टर फू को अपने फेवर में बोलने के लिए कहती है। तो ईशा कहती है, अब तुम दोनों को नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मिस्टर फू तुमसे प्यार करता है, वरना इतने सालों में तुम्हारा बच्चा हो गया होता। ये कह के वो उसकी इंसल्ट करती है तो मिस्टर फू कहता है, अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। ईशा कहती है, मुझे तो इस लड़की पे तरस आ रहा है जो तुमने इतने सालों से इससे मैरिज नहीं की। ये सुन के शाओली गुस्से में कहती है, मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ जो किसी जंगली आदमी को सेड्यूस करके उसके साथ बच्चे पैदा कर लूँ। ये सुन के ईशा कहती है, मैं अभी तुम्हें दिखाती हूँ जंगली आदमी को कैसे सेड्यूस करते हैं। ये कह के वो मिस्टर फू को किस कर लेती है। ये देख के मिस्टर फू हैरान। इसके बाद मिस्टर फू ईशा से कहता है, अगर तुमने मेरी कंपनी के नेटवर्क को जल्द ही रिलीज नहीं करवाया तो आगे जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ईशा और शाओली के बीच में इस बात को लेकर बहस चलने लगती है। तो शाओली कहती है, तुम तो ऐसी औरत हो जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। ये सुन के ईशा उसे थप्पड़ लगा देती है। तो शाओली भी जैसे ही गुस्से में उसे थप्पड़ लगाने वाली होती है तो ईशा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अब मैं वो पहले वाली ईशा नहीं रही जिसे तुम बुली कर सकती थी। अब मुझे डराने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन के शाओली गुस्से में वहाँ से चली जाती है और किसी को कॉल करके ईशा के सन को किडनैप करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ घर पे मिस्टर फू आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में ही सोच रहा था। तभी उसका असिस्टेंट वहाँ आके कहता है, बॉस हमने इतने सारे इंजीनियर्स को हायर किया लेकिन कोई भी उस हैकर के अटैक को रिजोल्व नहीं कर पा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो हमारी कंपनी के सीक्रेट्स डेंजर में आ जाएंगे। तभी मिस्टर फू के पास हान का कॉल आता है और वो कहता है, अगर आप फौजी ग्रुप के क्राइसिस सोल्व करना चाहते हैं तो आपको मिस ईशा से माफी मांगनी होगी। आगे मिस्टर फू एक फ्लावर बुके लेके ईशा के पास आता है। उसे देख के ईशा कहती है, आप मेरे लिए फ्लावर्स लेके आए हैं, कहीं आपकी फियांसी को बुरा ना लग जाए। तो मिस्टर फू से फ्लावर बुके देते हुए रेस्टोरेंट में चलने को कहता है। तो ईशा उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं। यहाँ उन दोनों के बीच एक छोटी सी नोकझोंक स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद ईशा उसे यहाँ आने का रीजन पूछती है। तो मिस्टर फू कहता है, दरअसल मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, क्या मुझे तुम्हारी माफी मिल सकती है? ईशा कहती है, ठीक है मैंने आपको माफ किया। ये सुनकर मिस्टर फू हैरान होते हुए पूछता है, क्या तुमने मुझे सच में माफ कर दिया? ईशा कहती है, हाँ अब मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ और वैसे भी मुझे पता है मेरी अभी जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है उससे मैं अपने सन को अच्छी लाइफ नहीं दे सकती। आई होप आप मुझे शाम तक मिलने देंगे। ये सुनकर मिस्टर फू कहता है, आज से जब भी तुम शाम तक मिलना चाहोगी मैं खुद तुम्हें लेने आऊँगा। ये कह के वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। इन दोनों के वीडियो बच्चे घर पे देख के खुश हो जाते हैं। इधर जब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे तभी असिस्टेंट आके कहता है, बॉस हमारी कंपनी का क्राइसिस ओवर हो चुका है। तभी मिस्टर फू ईशा को देख के सोचता है, ये लेडी उतनी भी सिंपल नहीं है जितनी दिखती है। उसे देख के ईशा कहती है, आप मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं? तभी मिस्टर फू को घर से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि शान बालकनी से गिर चुका है। तो वो दोनों वहाँ से घर के लिए चले जाते हैं। इधर घर पे डॉक्टर शान का चेकअप कर रहा था। तभी ईशा और मिस्टर फू वहाँ आते हैं और शान की इंजरी के बारे में पूछते हैं। तो डॉक्टर कहता है, आपके सन की इंजरी काफी सीरियस है लेकिन सही टाइम पे इनका रेस्क्यू कर लिया गया, इसलिए अब ये डेंजर से बाहर है और थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। ये कह के डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तभी मिस्टर फू सर्वेंट को वहाँ बुला के पूछता है, शान बालकनी से कैसे गिरा? क्या तुम इस तरीके से मेरे बच्चे का ध्यान रखती हो? तो सर्वेंट कहती है, यंग मास्टर अपने रूम में अकेले खेल रहे थे और वो अपने आप ही बालकनी से गिरे हैं। ईशा कहती है, ये इम्पॉसिबल है, मैंने अपने बच्चे को सिखाया है कि खेलते टाइम कभी भी बालकनी की तरफ नहीं जाना है और ये हमेशा मेरी बात मानता है। यह सुनकर मिस्टर फू सर्वेंट को सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए कहता है। तभी दूसरी सर्वेंट कहती है, किसी ने सीसीटीवी कैमरा के साथ छेड़छाड़ की है, उसमें कोई भी फुटेज नहीं है। तभी शान को होश आता है और वो कहता है, एक गंदे अंकल घर में आए थे और उन्होंने ही मुझे बालकनी से धक्का दिया था। ये सुनकर ईशा मिस्टर फू पे गुस्सा होते हुए कहती है, क्या आपके घर का सिक्योरिटी सिस्टम इतना वीक है जो एक स्ट्रेंजर घर के अंदर आ गया?
तो मिस्टर फू असिस्टेंट को कॉल करके इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ शाओली को इस बारे में पता चलता है तो वो किडनैपर से कहती है मिस्टर फू ने इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा है। तो वो किडनैपर कहता है मैडम आप टेंशन मत लो, मैंने सभी सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, किसी को भी आपके बारे में पता नहीं चलेगा। यहाँ शाओली कहती है अब उस ईशा को पता चलेगा मेरे साथ पंगा लेने का क्या मतलब है। दूसरी तरफ शान के दोनों ब्रदर को इस बारे में पता चलता है तो हान कहता है मैं किसी भी सीसीटीवी फुटेज को हैक करके रिकवर कर सकता हूँ। इस पर जान कहता है लेकिन उसके लिए तो आपको डैडी के घर जाना होगा, पर आप वहाँ जाएंगे कैसे? मम्मी अभी भी वहीं पर है और वो नहीं चाहती कि डैडी को हमारे बारे में पता चले। इस पर शान उसके कान में एक आइडिया बताता है। इसके बाद वो दोनों मिस्टर फू के घर पहुंच जाते हैं जहाँ हान कहता है हेलो अंकल, हम शान के फ्रेंड्स हैं और हम यहाँ उससे मिलने के लिए आए हैं। तभी ईशा उन्हें देख लेती है और कहती है तुम लोगों से यहाँ आने के लिए किसने कहा? ये सुन के मिस्टर फू उससे पूछता है क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? वो कहती है हाँ ये शान के फ्रेंड्स है और मुझे लगता है ये अपने पेरेंट्स को बिना बताए यहाँ आ गए हैं, इसलिए मैं इन्हें वापस छोड़ आती हूँ। ये कह के जैसे वो उन्हें ले जाने लगती है तो जान कहता है शान ने ही हमें यहाँ आने के लिए कहा था, प्लीज एक बार आप उससे मिलने दो। ये कह के वो दोनों ईशा से रिक्वेस्ट करने लगते हैं तो मिस्टर फू कहता है अगर ये दोनों शान के फ्रेंड्स है तो इन्हें अंदर आने दो। तो वो दोनों अंदर चले जाते हैं। आगे ईशा उन दोनों को शान के रूम में लेके आती है और कहती है हान तुम शान के जुड़वा भाई हो, मिस्टर फू को तुम पे डाउट हो सकता है, इसलिए जल्दी से शान से मिलकर तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। तो हान कहता है मोम हमें शान से कुछ जरूरी बात करनी है, इसके बाद हम दोनों यहाँ से वापस चले जाएंगे। ये कह के वो दोनों ईशा को बाहर भेज देते हैं। इसके बाद हान वहाँ बैठ के अपने कंप्यूटर पे काम करने लगता है और कहता है ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जिसे मैं रिकवर नहीं कर सकता। दूसरी तरफ असिस्टेंट मिस्टर फू के पास आके कहता है बॉस हमें यंग मास्टर के एक्सीडेंट की फुटेज मिल गई है। उस फुटेज को देख के मिस्टर फू कहता है ये पर्सन तो शाओली का असिस्टेंट है। ये सुन के ईशा गुस्से में कहती है इसका मतलब ये सब उसी ने करवाया है, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये कह के वो जाने लगती है तो मिस्टर फू से रोक के कहता है तुम्हें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, उसके साथ तो हिसाब अब मैं क्लियर करूंगा। आगे शाओली मिस्टर फू के घर आती है और सोचती है ये पहली बार है जब मिस्टर फू ने मुझे उनके घर पे इनवाइट किया है, क्या वो मुझसे जल्द से जल्द मैरिज करना चाहते हैं? तो वो खुश होते हुए मिस्टर फू के पास आती है। तभी यहाँ ईशा को देख के पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? ईशा कहती है क्या शान को तुमने ही हार्म किया है? शाओली कहती है मैं तो मिस्टर फू के घर पे भी नहीं आई, फिर मैं तुम्हारे सन को हर्ट कैसे कर सकती हूँ? मुझे पता है तुम मुझसे जेलस हो, इसलिए हमेशा मुझे टारगेट करती हो। ये सुन के मिस्टर फू कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये कह के उसे वो रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसे देख के शाओली टेंशन में आ जाती है और सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है, उसने तो सारे फुटेज डिलीट कर दिए थे। तो वो भोली बनते हुए कहती है आप तो मुझे जानते हैं ना, मैं तो किसी भी इनोसेंट बच्चे को हार्म नहीं कर सकती। ये ईसा मुझसे जेलस है, इसलिए इसने अपने बच्चे को ये सब सिखा कर भेजा है और वो मुझे फ्रेम कर रहा है। तो ईशा गुस्सा होते हुए कहती है तुम इतनी शेमलेस कैसे हो सकती हो, खुद के ब्लेम को एक छोटे बच्चे के ऊपर डाल रही हो। हमारी तो उस पर्सन के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है, फिर वो हमें हार्म क्यों करेगा? मिस्टर फू भी शाओली से कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरीके की इंसान हो। तो शाओली रोते हुए उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। तभी शान वहाँ आके कहता है जब वो बेड अंकल मुझे धक्का दे रहे थे तो उन्होंने कहा था मेरी वजह से जाओ फैमिली बर्बाद नहीं होनी चाहिए, मेरे यहाँ से जाने के बाद ही आप किसी और से मैरिज कर सकते हैं। ये सुन के शाओली उसके ऊपर गुस्सा होते हुए कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या इन 8 इयर्स में तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें यही सब सिखाया है? ये सुन के ईशा उस पर गुस्सा करते हुए कहती है तुम एक बच्चे से इस तरीके से बात कैसे कर सकती हो? या शाओली मिस्टर फू से कहती है ये वीडियो जरूर फेक है, मुझे फंसाया जा रहा है, क्या आपको मुझ पे बिलीव नहीं है? मिस्टर फू कहता है तुम मेरी फियांसे हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे रहा हूँ। ये सुन के शाओली खुश हो जाती है। तभी वो कहता है लेकिन आज से ही मैं तुम्हारे साथ अपनी एंगेजमेंट कैंसिल कर रहा हूँ, अब तुम कभी भी फू फैमिली में एंटर नहीं कर पाओगी, और अगर तुमने कभी भी मेरे सन को हार्म करने की कोशिश की तो तुम्हें अपनी आगे की लाइफ जेल में गुजारनी पड़ेगी। ये सुन के बच्चे खुश हो जाते हैं। आगे जब ईशा अपने तीनों बच्चों के साथ बैठ के बात कर रही थी तभी वहाँ मिस्टर फू आके ईशा से सॉरी बोलते हुए कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं शान को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इस पर वो कहती है ये सब शाओली की वजह से हुआ है और वैसे भी हमारी पुरानी दुश्मनी है, मैं इन सब के लिए आपको ब्लेम नहीं कर सकती। तभी मिस्टर फू उन दोनों बच्चों को देख के पूछता है
ये दोनों अभी तक यहाँ से क्यों नहीं गए? ईशा कहती है मैं बस इन्हें छोड़ने जा रही हूँ। तभी वो हान को देख के पूछता है ये लड़का शान की तरह क्यों लग रहा है? तो ईशा उन्हें अपने पीछे छिपाते हुए कहती है जब बच्चे छोटे होते हैं तो सभी एक जैसे दिखते हैं, पर मिस्टर फू तो फिर भी उसे देखने की कोशिश करता है। तो ईशा उसे पकड़ के किस कर लेती है और बच्चों को इशारा करके वहाँ से जाने को कहती है। तो दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ शाओली अपनी मॉम से आके कहती है मिस्टर फू ने मेरे साथ एंगेजमेंट कैंसिल कर दी है। तो उसकी मॉम पूछती है ये सब कैसे हुआ? शाओली कहती है ये सब उस ईशा की वजह से हुआ है, पता नहीं वो बार बार मेरे रास्ते में क्यों आ जाती है। मॉम अब मैं क्या करूं? मॉम कहती है तुम टेंशन मत लो, मिस्टर फू को तुम्हारे पास लाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। इसके बाद उसके साथ आइडिया डिस्कस करने लगती है, जिसे सुन के शाओली हंसने लगती है। इधर ईशा जब कहीं जा रही थी तो वो आज के इंसिडेंट के बारे में ही सोच के स्माइल कर रही थी। तभी कुछ लोग वहाँ आके उसका रास्ता रोक लेते हैं। उन्हें देख के ईशा कहती है तुम लोग कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोका है? तो वो लोग कहते हैं तुम हमें नहीं जानती, लेकिन हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं और हमें यहाँ उसने भेजा है जिसे तुमने बहुत परेशान कर रखा है। आज हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद वो ईशा के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और जैसे उसे किडनैप करके वहाँ से ले जाने लगते हैं, तभी मिस्टर फू वहाँ आके ईशा को उन लोगों से छुड़वा लेता है। और जैसे ही वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो सभी लोग उन दोनों को रोक लेते हैं। यहाँ किडनैपर कहते हैं आज तो हम इस लड़की को सबक सिखा कर रहेंगे। तो मिस्टर फोन से पूछता है तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? वो लोग कहते हैं हमें यहाँ जिसने भी भेजा हो, लेकिन आज इस लड़की को हमसे कोई नहीं बचा सकता। अगर तुम बीच में आओगे तो मारे जाओगे। ये सुनकर ईशा मिस्टर फू को यहाँ से जाने के लिए कहती है। तो वो कहता है तुम टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा और मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगा। इसके बाद उन लोगों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ मिस्टर फू उन लोगों की बहुत अच्छे से धुलाई करता है। इसके बाद वो ईशा से बातें करने लगता है। तभी एक पर्सन जैसे ही ईशा के ऊपर नाइफ से अटैक करने वाला था, ये देख के मिस्टर फू ईशा के आगे आ जाता है और वो नाइफ उसे लग जाता है। ये देख के ईशा उसकी केयर करने लगती है। तो वो कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। ये कह के वो बेहोश हो जाता है। तो ईशा कहती है मिस्टर फू मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। हमारे चारों बच्चे आपके बिना नहीं रह सकते। इधर वो लोग शाओली को कॉल करके जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बता देते हैं, जिसे सुन के वो कहती है ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? तुम मिस्टर फू को हर्ट कैसे कर सकते हो? अब तुम लोग ये कंट्री छोड़ के चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ ईशा मिस्टर फू को हॉस्पिटल ले आती है, जहाँ उसका ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। तभी वो सुहान को कॉल करके चारों बच्चों को हॉस्पिटल लाने के लिए कहती है। जब वो चारों बच्चे हॉस्पिटल आते हैं तो ईशा कहती है आज मैं तुम लोगों को तुम्हारे डैडी के बारे में बता दूंगी। और जैसे ही वो कुछ बताने वाली होती है तभी एक नर्स आके कहती है मिस्टर फू के फैमिली मेंबर्स कहाँ हैं? तभी शाओली भी वहाँ आके कहती है मैं उनकी फैमिली मेंबर हूँ। तो नर्स कहती है ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, अब आप पेशेंट से मिल सकते हैं। तो शाओली मिस्टर फू को मिलने के लिए अंदर चली जाती है। ये देखकर जीनी उस पर गुस्सा करने लगती है। तो ईशा कहती है इस तरीके से गुस्सा मत करो, तुम्हें सबसे पहले अपने डैडी से मिलना है। या हान को शाओली पे डाउट होता है तो वो सोचता है कहीं ये सब कुछ इस बेडांत ने तो नहीं किया। तो वो और जॉन वॉशरूम का बहाना बना के वहाँ से चले जाते हैं। वॉशरूम में हान इस मैटर के बारे में पता करने लगता है और इसकी डिटेल्स मिस्टर फू के असिस्टेंट को सेंड कर देता है। इसके बाद वो दोनों भी मिस्टर फू से मिलने के लिए आ जाते हैं। जैसे ही मिस्टर फू अपनी आईज ओपन करता है तभी शाओली इसकी केयर करने का नाटक करने लगती है, पर मिस्टर फू तो ईशा को देख के कहता है अच्छा हुआ जो तुम ठीक हो। ये सुन के शाओली कहती है ईशा ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, फिर भी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मिस्टर फू कहता है ये ज्यादा गुस्सा करने का नहीं है और वैसे भी हमारी एंगेजमेंट कैंसिल हो चुकी है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। इसके बाद वो ईशा से कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी इस मैटर को भी सॉल्व कर लूंगा। इसके बाद ईशा जैसे ही उससे अपने चारों बच्चों के बारे में बताने वाली होती है तभी असिस्टेंट आके उसे वही मैसेज दिखाता है जिसमें शाओली उन लोगों के साथ बैठी थी। ये वीडियो देख के ईशा कहती है ये तो वही लोग हैं जिन्होंने उस दिन हमें किडनैप किया था। तो मिस्टर फू कहता है शाओली तुम फिर से ऐसा कैसे कर सकती हो? तो वो डरते हुए कहती है मिस्टर फू मैं बस ईशा को सबक सिखाना चाहती थी, मैं आपको हार्म नहीं करना चाहती थी। इस पर मिस्टर फू कहता है मैंने तुम्हें बदलने का लास्ट चांस दिया था लेकिन तुम फिर भी नहीं सुधरी। अब से फू फैमिली का तुम्हारी फैमिली के साथ कोई भी कोऑपरेशन नहीं होगा। और वो असिस्टेंट को शाओली को यहाँ से ले जाने को कहता है। तो असिस्टेंट उसे वहाँ से ले जाता है। इसके बाद वो ईशा से कहता है वैसे तुम मुझे भी क्या बताने वाली थी? तो वो कहती है मैं आपको आज रात इस बारे में बताऊंगी, लेकिन पहले आपको रेस्ट करना चाहिए। इसके बाद वो मिस्टर फू को घर पे लाके बेड पे लेटा देती है और जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तभी रूम के बाहर बच्चे खड़े थे। तो जीनी कहती है
मम्मी मैं डैडी से मिलना चाहती हूँ। तो ईशा कहती है तुम्हारे डैडी अभी सो रहे हैं, इसलिए तुम उनसे बाद में मिल लेना। ये कहके वो खाना बनाने चली जाती है। इसके बाद वो चारों मिलकर एक प्लान बनाने लगते हैं। आगे जब वो डिनर के लिए बैठे होते हैं तो सभी बच्चे मिस्टर फू के सामने अपनी मॉम की कुकिंग स्किल्स की तारीफ करते हैं। इसके बाद मिस्टर फू भी वो खाना खा के उसकी तारीफ करता है। तभी बच्चे जूस मांगने लगते हैं तो ईशा उनके लिए जूस लेने चले जाती है। यहाँ वो अपने लिए एक वाइन की ग्लास लेती है ताकि मिस्टर फू को सच बता सके। यहाँ बच्चे भी जूस ले जाने में उसकी हेल्प करते हैं। तभी हान वहाँ आके उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देता है। इसके बाद वो सभी जूस पीने लगते हैं और जैसे ही ईशा ड्रिंक करती है तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। उसे देख के मिस्टर फू कहता है अगर तुमसे हैंडल नहीं होती तो ज़्यादा क्यों पीती हो। ये सुन के ईशा उसे क्लोज करके कहती है किसने कहा कि मैं हैंडल नहीं कर सकती। इसके बाद वो अजीब सी बातें करने लगती है। ये देख के सभी बच्चे हंसने लगते हैं। तो शान डैडी को मम्मी का ध्यान रखने का बोल के अपने सिबलिंग्स के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मिस्टर फू ईशा को उठा के रूम में ले जाता है। यहाँ वो जैसे ईशा को बेड पर लेटा के जाने लगता है तो ईशा उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेती है। मिस्टर फू कहता है क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो। वो कहती है मुझे आपको एक सीक्रेट बताना है। 8 साल पहले जब हमने नाइट स्पेंड की थी उससे मुझे 4 बच्चे हुए थे। ये सुन के वो हैरान हो जाता है। तभी ईशा उसे पकड़ के किस कर लेती है। तो मिस्टर फू उससे दूर होकर सोचता है ईशा ने ड्रिंक की हुई है पर मैं तो होश में हूँ, ये सब करना ठीक नहीं है। ये सोच के वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे मिस्टर फू बच्चों के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा था। तभी ईशा वहाँ आती है और वो काफी नर्वस थी। इसके बाद वो सभी बच्चों को स्कूल के लिए रेडी होने को कहती है तो सभी रेडी होने चले जाते हैं। यहाँ मिस्टर फू कहता है वैसे लास्ट नाइट तुमने मुझे काफी परेशान किया। ये सुन के ईशा हैरान हो जाती है और कहती है इसका मतलब मेरे क्लोथ्स आपने चेंज किए। वो कहता है आंट ने तुम्हारे कपड़े चेंज किए थे। ये सुन के ईशा एम्बेरेस हो जाती है। यहाँ मिस्टर फू उसे और ज्यादा टीज करने लगता है तो वो उसका कान खींचते हुए कहती है आप मुझे इतना ज्यादा टीज नहीं कर सकते। तभी मिस्टर फू उसे अपने क्लोज करके मैरिज के लिए प्रपोज कर देता है। ये सुन के वो हैरान हो जाती है। तभी बच्चे वहाँ आके ईशा से कहते हैं मम्मी डैड को मैरिज के लिए हाँ कर दो। तो ईशा मिस्टर फू से पूछती है आप मुझसे मैरिज क्यों करना चाहते हैं। वो कहता है हमारे 4 बच्चे हैं, इनके लिए हमें मैरिज करनी चाहिए। इसके साथ ही वो सोचता है मैं अभी ईशा के सामने अपना लव कन्फेस नहीं कर सकता, क्या पता वो मुझे गलत समझ ले। तभी ईशा कहती है आपको क्या लगता है मैं आपसे मैरिज कर लूंगी, क्या आप मेरे बच्चों के फादर बनने के लायक भी हैं। इस पर मिस्टर फू हैरान होते हुए कहता है मैं बच्चों की बेटर लाइफ के लिए तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ, फिर मैं उनके लिए अच्छा फादर क्यों नहीं बन सकता। ईशा कहती है मैं बच्चों का इतने सालों से ध्यान रख रही हूँ लेकिन आपने क्या किया, आपके ही घर में शान के ऊपर अटैक हो गया। ये कह के वो अपसेट हो जाती है। तभी बच्चे कहते हैं डैडी ने मम्मी को अपसेट किया है इसलिए हम मम्मी के साथ घर जाएंगे। इसके बाद ईशा बच्चों को लेकर जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो मिस्टर फू से रोकने की कोशिश करता है। ईशा कहती है आपने अभी तक शाओली की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की है, वो फिर से मेरे बच्चों को हर्ट कर सकती है। ये कह के वो अपने बच्चों के साथ वहाँ से चली जाती है। आगे ईशा अपने बच्चों के साथ बैठी होती है तो जीनी पूछती है मम्मी आपने डैडी से मैरिज करने के लिए हाँ क्यों नहीं कहा। इस पर ईशा कहती है क्योंकि डैडी मुझसे लव नहीं करते हैं, उनकी लाइफ में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे लिए मुझसे मैरिज करना चाहते हैं। ये सुन के बच्चे कहते हैं ठीक है मम्मी हम आपकी चॉइस में इंटरफेयर नहीं करेंगे, डैडी अगर आपसे लव नहीं करते तो क्या हुआ, हम सभी तो आपसे बहुत लव करते हैं। ये सुन के ईशा खुश हो जाती है और अपने बच्चों के साथ बैठ के बातें करने लगती है। इसके बाद ईशा कंपनी के लिए निकल जाती है। यहाँ जीनी अपने ब्रदर से कहती है मुझे लगता है डैडी मम्मी से लव करते हैं लेकिन इन दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इसके बाद बच्चे ईशा और मिस्टर फू को मिलाने के लिए प्लानिंग करने लगते हैं। आगे मिस्टर फू ऑफिस में बैठ के टीवी देख रहा था जहाँ एंकर कंट्री में होने वाले वोयलिन कॉन्सर्ट के बारे में बताती है और कहती है ये कॉन्सर्ट बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसमें एक 8 साल की बच्ची परफॉर्म करने वाली है। ये सुन के असिस्टेंट कहता है बॉस जहाँ तक मैंने सुना है मिस ईशा भी इस कॉन्सर्ट को अटेंड करने वाली है। ये सुनकर मिस्टर फू असिस्टेंट को इस कॉन्सर्ट का टिकट बुक करने को कहता है। इवनिंग में ईशा जीनी के साथ उस कॉन्सर्ट में आती है और वो जीनी से पूछती है तुम मुझे इस कॉन्सर्ट में क्यों लेके आई हो। जीनी कहती है आज मैं आपको एक सरप्राइज देने वाली हूँ इसलिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। ये सुनकर ईशा हंसने लगती है। तभी शाओली वहाँ आके वोयलिन प्ले करने लगती है। उसका म्यूजिक सुन के सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। जैसे ही उसका परफॉर्मेंस खत्म होता है तभी उसकी मॉम ईशा के पास आके कहती है देखो मेरी डॉटर कितनी टैलेंटेड है, वो मिस्टर फू के लिए एकदम परफेक्ट है। ये सुन के ईशा वहाँ से जानने की कोशिश करती है तो शाओली की मॉम उस पर चिल्लाते हुए कहती है
तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो कि मेरी डॉटर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ये सुन के ईशा कहती है, आप क्या बकवास कर रही है। तभी जीनी भी कहती है, मेरी मम्मी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, ये बेडांत मॉम को फंसाने की कोशिश कर रही है। तभी शाओली की मॉम कहती है, ईशा तुमने तो अपने बच्चों को झूठ बोलना भी सिखा दिया, तुम्हें अभी के भी मेरी डॉटर से माफी मांगनी होगी वरना अच्छा नहीं होगा। तो शाओली भी ईशा को घुटनों पे बैठ के माफी मांगने के लिए कहती है। तभी जीनी कहती है, मेरी मम्मी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, और वैसे भी आपने जो म्यूजिक प्ले किया है उसमें बहुत सारी मिस्टेक थी। ये सुन के शाओली कहती है, अगर तुम्हें म्यूजिक के बारे में इतना ही पता है तो क्यों ना तुम यहाँ आके वॉयलिन प्ले करो। अगर तुम जीती तो जो तुम कहोगी मैं वो करूंगी, और अगर तुम हार गई तो तुम्हारी मॉम को मुझसे सॉरी कहना होगा। तो जीनी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद जीनी स्टेज पे आके वॉयलिन प्ले करने लगती है। उसका म्यूजिक सुन के सभी लोग मदहोश हो जाते हैं, या शाओली के तो होश उड़ जाते हैं। और जैसे ही जीनी की परफॉर्मेंस खत्म होती है तो सभी लोग उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, हमने तो सोचा भी नहीं था कि ये छोटी बच्ची इतना अच्छा वॉयलिन प्ले कर सकती है। तभी ईशा जीनी से पूछती है, तुमने इतना अच्छा वॉयलिन प्ले करना कब सीखा और मुझे इस बारे में पता क्यों नहीं चला। जीनी कहती है, मम्मी आप काम की वजह से काफी बिजी रहती थी, इसलिए मुझे आपको बताने का टाइम नहीं मिला। मम्मी प्लीज आप मुझे माफ कर दो। इस पर ईशा कहती है, बेबी मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बल्कि मुझे तो तुम्हारे ऊपर प्राउड है। तभी शाओली कहती है, ये छोटी बच्ची ऐसा म्यूजिक प्ले कर ही नहीं सकती, जरूर इसने वॉयलिन के साथ कुछ गड़बड़ की है। इस सुन के ईशा कहती है, तुम क्या बकवास कर रही हो। शाओली कहती है, ये छोटी लड़की इतना डिफिकल्ट म्यूजिक प्ले नहीं कर सकती, तुम दोनों ने चीटिंग की है। तभी वहाँ खड़े गेस्ट कहते हैं, इस बच्ची ने जो म्यूजिक प्ले किया है उसे देखकर लगता है शायद ये वही वॉयलिन स्टार है जिसने इंटरनेशनल कंपटीशन जीता था। ये सुन के शाओली कहती है, इन दोनों माँ बेटे ने मिलकर चीटिंग की है और इस छोटी लड़की ने तो उस वॉयलिन स्टार को कॉपी किया है। तो जीनी कहती है, मुझे ऐसा कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ही वो वॉयलिन स्टार हूँ। ये सुन के शाओली की मॉम उसकी इंसल्ट करने लगती है। तभी मिस्टर फू वहाँ आता है तो जीनी शाओली की कंप्लेन करने लगती है। तो मिस्टर फू शाओली से गुस्से में कहता है, तुम ये हरकतें करना कब बंद करोगी। शाओली कहती है, ये सब ईशा की वजह से हो रहा है, अगर ये मिस्ट्रेस आपकी लाइफ में नहीं आती तो आप मेरे साथ एंगेजमेंट कैंसिल नहीं करते। ये सुनकर सभी लोग बातें करने लगते हैं और कहते हैं, क्या मिस शाओली सच कह रही है, क्या सच में मिस्टर फू ने इसे धोखा दिया है। ये सुनकर मिस्टर फू कहता है, मेरा रिलेशनशिप शाओली के साथ काफी टाइम पहले ही खत्म हो चुका था और ईशा तो मेरे बच्चों की मदर है और मैं हमेशा से ही इसके साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर शाओली रोते हुए सोचती है, मिस्टर फू ये तुमने अच्छा नहीं किया, अब आगे जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। ये कह के वो अपने मॉम के साथ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मिस्टर फू ईशा को टेंशन ना लेके अपने साथ डांस करने के लिए कहता है। यहाँ जीनी भी अपनी मॉम को डांस करने के लिए फोर्स करती है तो ईशा डांस करने के लिए मान जाती है। इसके बाद वो दोनों डांस करने लगते हैं। इवनिंग में ईशा सभी बच्चों को मिस्टर फू से मिलाने के लिए गेमिंग स्टेशन लेकर आती है। इन्हें देखकर एक कपल कहता है, ये सभी साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, कहीं इन्हें किसी की नजर ना लग जाए। तभी वो चारों बच्चे अंदर चले जाते हैं। यहाँ मिस्टर फू ईशा से पूछता है, तुमने मैरिज के बारे में क्या सोचा है। वो कहती है, मैंने अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं किया है। तभी बच्चे उन दोनों के लिए टियाना लेके आते हैं और उन्हें पहना देते हैं, जिसे पहन के वो दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद वो सभी गेम्स खेलने के लिए चले जाते हैं। जिन्हें देख के शाओली को काफी गुस्सा आ रहा था तो वो एक पर्सन को बुला के उसके कान में कुछ कहती है। ये सुन के वो कहता है, मैडम ये तो काफी डेंजरस है, इससे किसी की डेथ भी हो सकती है। शाओली कहती है, कुछ भी हो तुम्हें ये काम करना ही होगा। इधर मिस्टर फू और ईशा बच्चों के साथ खेल रहे थे। तभी वो पर्सन वहाँ आके एक टाइमर रखता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ वो सभी आपस में बात करते हुए खेल रहे थे। तभी ईशा को कुछ डाउट होता है और वो जैसे वहाँ चेक करती है तो उसे वो टाइमर दिख जाता है। ये देख के मिस्टर फू से वहाँ से निकालने की कोशिश करता है पर ईशा का पैर वहीं अटक जाता है। तो ईशा उसे बच्चों को यहाँ से ले जाने को कहती है तो मिस्टर फू बच्चों को वहाँ से निकाल के दूसरी तरफ भेज देता है। और जैसे वो ईशा को बचाने आता है तभी वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ ईशा बेहोश हो जाती है। और जैसे उसे होश आता है वो कहती है, मैं ठीक हूँ और मुझे लगता है ये एक स्मोक टाइमर था, इसलिए मुझे ज्यादा इंजरी नहीं हुई। इधर वो पर्सन शाओली के पास आके अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए कहता है तो शाओली उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो और तुमने वहाँ स्मोकर टाइमर क्यों रखा। वो पर्सन कहता है, मैं किसी की जान नहीं ले सकता। शाओली कहती है, तो क्या तुम्हें अपने बीवी और बच्चों की जान प्यारी नहीं है। वो कहता है, मैडम आप इस काम के लिए किसी और को ढूंढ लो। शाओली कहती है, इस एरिया के सारे रास्ते बंद करवा दो, ये तुम्हारे पास लास्ट चांस है। तो उस पर्सन को उसकी बात माननी पड़ती है। इधर असिस्टेंट भागते हुए आता है और कहता है,
किसी ने यहाँ आने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अब एम्बुलेंस यहाँ तक नहीं आ सकती। लेकिन मैं जैसे तैसे करके ये मेडिसिन बॉक्स ले आया। तभी शार्मा बॉक्स लेके ईशा का ट्रीटमेंट करने को कहता है। तो मिस्टर फू कहता है, तुम तो बच्चे हो, ये सब कैसे करोगी? हान कहता है, आप टेंशन मत लो, शान की मेडिकल स्किल्स बहुत बढ़िया है। इसने आन के ट्रीटमेंट में भी काफी हेल्प की थी। अब आप टेंशन मत लो, ये मोम को एकदम ठीक कर देगा। ये सब सुन के मिस्टर फू सोचता है, ईशा पता नहीं तुमने मुझसे कितनी चीजें छिपा रखी है। कुछ दिनों बाद ईशा घर की सफाई कर रही होती है। तभी सभी बच्चे आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं। डैडी मोमी का बहुत ध्यान रखते हैं, फिर भी वो दोनों साथ क्यों नहीं हैं? तभी हान कहता है, हमें डैड को किसी डेंजर कंडीशन में डालना होगा, तभी इन दोनों को एक दूसरे की फीलिंग्स पता चलेगी। ये लोग बातें कर ही रहे थे, तभी वह सुहान और लियोन आते हैं। तो ईशा भी अंदर से आ जाती है और उनके यहाँ आने का रीजन पूछती है। तो सुहान कहता है, मैं और लियोन जल्द ही मैरिज करने वाले हैं। ये सुन के ईशा सरप्राइज हो जाती है और कहती है, इतना सब कुछ हो गया और मुझे कुछ भी पता नहीं चला। इस पर लियोन कहती है, जब मैं बीमार थी तभी मुझे पता चला कि सुहान मेरी कितनी केयर करता है, इसलिए मैंने इससे मैरिज करने का डिसाइड किया है। ये सुन के सभी बच्चे भी एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी लियोन कहती है, ईशा अब तुम्हें भी मैरिज कर लेनी चाहिए। तो वो कहती है, मुझे इतनी भी जल्दी नहीं है, वैसे अगर तुम्हें मैरिज में मेरी हेल्प चाहिए हो तो मुझे जरूर बताना। इस पर सुहान कहता है, लियोन की हेल्थ अभी अभी ठीक हुई है और वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने में काफी टाइम लगेगा, और वैसे भी तुम दोनों का फिगर सेम है, तो क्या तुम लियोन के लिए वेडिंग ड्रेस लेने में मेरी हेल्प कर सकती हो? ईशा कहती है, हाँ हाँ मैं जरूर चलूंगी, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? इसके बाद वो रेडी होने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। तभी जीनी अपने ब्रदर से कहती है, मोम डैड की मैरिज कराने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। जब मोम वहाँ आन के लिए वेडिंग ड्रेस ट्राई करेगी तब हम डैड को कहेंगे मोमी सुहान अंकल से मैरिज करने वाली है, और जैसे ही डैडी मोमी को उस ड्रेस में देखेंगे तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देंगे। आगे ईशा और सुहान बच्चों के साथ वेडिंग ड्रेस लेने के लिए चले जाते हैं। यहाँ ईशा अपने ऊपर एक ड्रेस ट्राई करके देख रही होती है। तो हान उन दोनों की वीडियो रिकॉर्डिंग करके मिस्टर फू को सेंड कर देता है, और जैसे ही वो वीडियो देखता है तो टेंशन में आ जाता है और असिस्टेंट को कॉल करके ईशा की लोकेशन के बारे में पता करने को कहता है। इधर ईशा वो वेडिंग ड्रेस पहन के आती है जिसमें वो काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। तो सभी बच्चे उसकी तारीफ करने लगते हैं। तभी वहाँ मिस्टर फू आता है जो उसे वेडिंग ड्रेस में देख के हैरान हो जाता है और सुहान को ईशा से दूर करते हुए कहता है, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम लियोन को लाइक करते हो, फिर तुम यहाँ ईशा के साथ वेडिंग ड्रेस क्यों ट्राई कर रहे हो? ये सुन के ईशा कहती है, मिस्टर फू ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तभी सुहान ईशा का हाथ पकड़ के मिस्टर फू से कहता है, मैं यहाँ अपनी वाइफ के लिए वेडिंग ड्रेस चूज करने आया हूँ, क्या तुम यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हो? तो मिस्टर फू से धक्का देते हुए ईशा से कहता है, तुम किसी और से मैरिज नहीं कर सकती, तुम्हें मुझसे मैरिज करनी होगी, बिकॉज आई लव यू। इसके बाद वो एक रिंग निकाल के उसे मैरिज के लिए प्रपोज कर देता है। तो ईशा कुछ सोच के कहती है, मुझे पता है आप ये सब बच्चों के लिए कर रहे हैं, आप नहीं चाहते कि बच्चे आपसे दूर हो, और वैसे भी मैंने अभी तक इस बारे में सोचा नहीं है, और मुझे लगता है आप जल्दबाजी में फैसला कर रहे हैं, इसलिए ऐसी जगह पे मुझे प्रपोज कर रहे हो। ये सुन के मिस्टर फू कहता है, ठीक है तो मैं तुम्हें पूरे वर्ल्ड के सामने प्रपोज करूंगा। ईशा कहती है, ठीक है तो फिर मैं आपका वेट करूंगी। तो मिस्टर फू अपने असिस्टेंट को कॉल करके इस न्यूज़ को पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करने के लिए कहता है। तभी हान कहता है, डैडी इस मैटर में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ये सुन के ईशा हैरान होते हुए उससे पूछती है, तुम कैसे हेल्प करोगे? हान कहता है, चलो मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद वो अपनी हैकिंग स्किल्स का यूज करके उस न्यूज़ को पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड कर देता है, जो देख के मिस्टर फू हैरान होते हुए कहता है, हमारे बच्चे तो जीनियस है। अपने बच्चों की स्किल्स देख के वो दोनों काफी खुश होते हैं। दूसरी तरफ शाओली को जैसे ही इन दोनों की मैरिज के बारे में पता चलता है तो वो गुस्सा करने लगती है और ईशा के साथ कुछ बुरा करने का सोचती है। इसके बाद वो किसी को कॉल करके ईशा को मारने के लिए कहती है। अगले दिन ईशा और मिस्टर फू बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं। जब वो रास्ते में वापस बातें करते हुए आ रहे थे तभी कुछ लोग ईशा को पकड़ लेते हैं और अपने साथ चलने को कहते हैं। ये देख के मिस्टर फू पूछता है, तुम कौन हो? तो ईशा मिस्टर फू को यहाँ से भागने के लिए कहती है, पर जैसे ही मिस्टर फू उसके पास आने लगता है तो गिरने पर कहता है, अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो हम इसे यही मार देंगे। ये सुन के मिस्टर फू हाथ ऊपर करके जाने लगता है। तभी एक किडनैपर उसके ऊपर अटैक कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। आगे वो दोनों ही बेहोश होकर चेयर से बंधे हुए थे। तभी किडनैपर के पास शाओली का कॉल आता है जो उसे जल्द से जल्द ईशा का काम तमाम करने के लिए कहती है। इसके बाद किडनैपर उनके ऊपर पानी फेंकता है तो उन दोनों को होश आ जाता है।
तभी ईशा हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। तब मिस्टर फू कहता है, मैं यही हूँ, तुम डरो मत। इसके बाद मिस्टर फू किडनैपर से कहता है, मुझे पता है तुमने ये सब पैसों के लिए किया है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन हम दोनों को जाने दो। दूसरी तरफ हान ईशा की लोकेशन का पता लगा लेता है और वो सभी ईशा को बचाने का प्लान बनाने लगते हैं। इधर वो किडनैपर मिस्टर फू को छोड़ देता है और अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने को कहता है। तो मिस्टर फू कहता है, ईशा को भी जाने दो। तो किडनैपर कहता है, तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो इसे मरने दो और तुम चले जाओ, या फिर तुम दोनों को यहीं मरना होगा। मिस्टर फू कहता है, अगर तुमने इसे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। तो किडनैपर कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। ये कह के वो जैसे ही ईशा के ऊपर अटैक करने लगता है, तभी बच्चे गार्ड के साथ वहां आ जाते हैं। उन्हें देख के किडनैपर कहता है, वहीं रुक जाओ वरना मैं इसे मार दूंगा। असिस्टेंट कहता है, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है, इसलिए सरेंडर कर दो। मिस्टर फू भी कहता है, तुम हमें यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तभी हान कहता है, तुम्हारे बॉस को हमने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी एक चांस है। हमें पता है ये सब तुमने अपने डॉटर के ट्रीटमेंट के लिए किया है। अगर तुम हमारे मॉम डैड को छोड़ देते हो तो हम तुम्हारी डॉटर का ट्रीटमेंट करवाएंगे। मिस्टर फू कहता है, अभी भी देर नहीं हुई है, हमें जाने दो। तो किडनैपर उन दोनों को छोड़ देते हैं। तभी गार्ड सभी किडनैपर को पकड़ लेते हैं। कुछ दिनों बाद पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बहुत ही सुंदर डेकोरेशन हो रखी थी। यहाँ मिस्टर फू और सुहान दोनों ही फ्लावर्स लेके अपने गर्लफ्रेंड का वेट कर रहे थे। तभी सुहान मिस्टर फू से कहता है, क्या मैं अकेला ही नर्वस फील कर रहा हूँ? मिस्टर फू कहता है, टेंशन मत ले भाई, मैं भी काफी नर्वस हो रहा हूँ। तभी असिस्टेंट कहता है, बॉस मैडम आने वाली है। तो वो दोनों पीछे मुँह करके खड़े हो जाते हैं। यहाँ वो दोनों काफी नर्वस थे। तभी पीछे से बच्चे आते हैं। तो वो दोनों जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो बच्चों को देख के कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बच्चे कहते हैं, हमें पता है आप दोनों मम्मी और आंट का वेट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। तभी असिस्टेंट कहता है, बॉस मैडम आने वाली है, जल्दी से रेडी हो जाइए। तो सभी बच्चे साइड में जाके बैठ जाते हैं। या सुहान और मिस्टर फू दोनों अपनी पोजीशन में खड़े हो जाते हैं। तभी ईशा और लियोन वहाँ आती है। इसके बाद मिस्टर फू और सुहान उन्हें फ्लावर बुके के मैरिज के लिए प्रपोज करते हैं। ये देख के बच्चे के लिए तालियां बजाने लगते हैं। यहाँ ईशा और लियोन काफी खुश लग रही थी। और इसी के साथ ये स्वीट ड्रामा यहीं एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। थैंक यू।